नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। घड़ी की सुई जितनी तेजी से वक्त में बदलाव नहीं कर रही, उससे कहीं अधिक तेजी से एमपी का सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा पूरे शबाब पर है। बीते कई दिनों से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बचाने और गिराने की कोशिश उस रंग में आने लगी है जो रंग एमपी की सियासत में कभी था ही नहीं। कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के श्रीमंत होकर भोपाल आए। उनके शानदार स्वागत की जमावट भाजपा ने की। उसी दौरान राहुल गांधी का आरोपों में मिश्रित लेकिन भावनाओं को लिए हुए एक बयान आया। दूसरी तरफ सियासी उठापटक भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक चरम पर है। बेंगलुरु में एमपी के दो केंद्रीय मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह के साथ पुलिस ने झूमा झटकी कर दी। फौरन एमपी भाजपा के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और पब्लिसिटी मिनिस्टर पीसी शर्मा के अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर तरुण भानोत, वो भी आए मीडिया के सामने और आरोप लगाया कि कर्नाटक में पुलिस ने एमपी के विधायकों को बंधक बनाया और हम इस मामले में कोर्ट जाने का विचार कर रहे हैं। भाजपा खेमे से कई महीनों से सक्रिय नरोत्तम मिश्रा ने एक नई मांग कर दी कि सरकार अल्पमत में है और बजट सत्र की अगुवाई करने का अधिकार खो चुकी है, लिहाजा बजट सत्र से पहले फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे और अनुरोध किया कि जिन कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनके इस्तीफे तत्काल मंजूर किए जाएं। कुल मिलाकर सत्ता का ये संघर्ष अब पूरे उफान पर है और जनता लोकतंत्र के इस सबसे बड़े तमाशे को देखकर अपना सिर ढूंढ रही है कि किन लोगों को और किन उम्मीदों के साथ उसने चुनकर सदन में भेजा था और वे वहां पहुंचकर कर क्या रहे हैं। सारे मसलों से जुड़े सवाल करेंगे आज और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। रानी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एमपी की बहुत रफ्तार से बदल रही राजनीति में आज के दिन की तीन बड़ी राजनीतिक तस्वीरें। सिंधिया समर्थक 19 विधायकों के बाद 3 और विधायकों के इस्तीफे। इन विधायकों के इस्तीफे लेकर बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे, अनुरोध किया कि इन्हें मंजूर किया जाए। न्यूज 18 पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, 16 मार्च से पहले हो फ्लोर टेस्ट। आज भी कह रहा हूं, नियम प्रक्रियाओं के तहत अध्यक्ष बंधा हुआ है और उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करना अध्यक्ष का कर्तव्य है। तदनुसार अध्यक्ष अपनी कार्रवाई कर रहा है। में संवैधानिक संकट ये है कि जिनने इस्तीफा दिया है वो कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक प्रेशर के कारण से मतलब गवर्नर या अध्यक्ष स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं करते हैं तो बहुमत किसका है, वो सरकार किसकी है। अगर इसलिए हमारी मान्यता है कि फ्लोर टेस्ट पहले हो, जिसकी सरकार हो उसका अभिभाषण हो। पार्टी दांव पर लगाकर मुकाम तक पहुंचे राजा और महाराजा की ये दो तस्वीरें भी आज की ही हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले राज्यसभा उम्मीदवार बन चुके सिंधिया और इधर दोबारा राज्यसभा जाने की दिग्विजय की ख्वाहिश भी पूरी। कमलनाथ जी ने उनको फोन लगाया, स्विच ऑफ, और मालूम पड़ता है कि साहब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ चुनाव उन्हें हराकर एक उनके साधारण कार्यकर्ता जिताया, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय हो गए। और आज के बदले राजनीतिक घटनाक्रम में क्लाइमैक्स की तरह बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें। कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी की कर्नाटक पुलिस के साथ झूमा झटकी और गिरफ्तारी की तस्वीरें, जिसे कांग्रेस ने किसी मौके की तरह लपक लिया। अल्टीमेटली अगर स्थिति उस स्तर तक पहुंचती है, हो सकता है हम लोग को कोर्ट जाना पड़े, कुछ नहीं तो इन लोगों को छुड़वाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को इस देश में बंधक नहीं बना सकते और एमएलए और एमपी को बनाना तो और घोर अपराध है। शाम ढलते तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर राहुल गांधी का भी बयान आ ही गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी है
कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। नेताओं की बदलती निष्ठाएं, सत्ता के लिए बदलती आस्थाएं, सरकार बनाने का नंबर गेम। लेकिन मध्य प्रदेश के आम वोटर से पूछिए तो वो अब भी एक ही सवाल पर खड़ा है कि अब एमपी में होगा क्या, जिसका जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं। इसी सवाल के साथ हम जाएंगे। लगभग पूरी डिबेट इसी पर केंद्रित होगी कि एमपी में होगा क्या। कांग्रेस पता नहीं क्यों इस पूरे मसले पर चर्चा से बच रही है। कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हमारे साथ बीते 2-3 दिनों से शामिल नहीं हो रहे। केवल हमारे साथ नहीं, किसी भी न्यूज चैनल के डिबेट में वो नहीं जा रहे। तो जो मौजूदा मेहमान हैं उनका परिचय करा दूं। राकेश शर्मा है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी का स्वागत है। और दूसरे मेहमान डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे विश्लेषक भी हैं और आज के विषय के बड़े मौजू हैं। ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग उपाध्याय, माफ कीजिए अनुराग श्रीवास्तव। और अनुराग जो है वो कांग्रेस की नब्ज से वाकिफ हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज कांग्रेस से जुड़े हुए सारे सवाल हम अनुराग के जरिए लेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे, आज शुरुआत करेंगे डॉक्टर पाठक के साथ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। डॉक्टर पाठक, एक पूरा युग आपने देखा महल के विरोध का, वो महल समाहित हो गया बीजेपी में। सर निश्चित तौर पर प्रवीण जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में और खास तौर से सिंधिया परिवार की राजनीति में ये बड़ी घटना है। यद्यपि पहले भी अवसर आए हैं। राजमाता विजयराजे सिंधिया देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस से ही उन्होंने राजनीति शुरू की थी। वे लगातार सांसद रहीं। फिर 1967 में डीपी मिश्रा की सरकार गिराने के बाद वे जनसंघ में शामिल हुई। कालांतर में एक अवसर ऐसा भी आया कि माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिता, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी। लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने में एक बेसिक अंतर है। माधवराव सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, और उससे एक लोकसभा चुनाव में जीते और बाद में घर वापसी उन्होंने कर ली। और जिंदगी की आखिरी सांस तक, जिस वक्त उनका निधन हुआ, दुखद घटना थी, वे कांग्रेस के ही प्रचार के लिए, कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस के प्रचार के लिए जा रहे थे। वो जो विमान दुर्घटना हुई थी, याद है, हेलीकॉप्टर था जी, तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो वे कांग्रेस का ही काम करते हुए शहीद हुए, देखा जाए तो एक तरह से। और ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में अपने पिता की मृत्यु के बाद आए। 18 साल से राजनीति में हैं, 17 साल से सांसद हैं, मंत्री रहे 2 बार। ये सब चीजें आप लोग 2-3 दिन में बता चुके हैं। ठीक बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खुद के राजनीतिक जीवन में और कांग्रेस के राजनीतिक जीवन में मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी घटना है और चिंताजनक है कांग्रेस के लिए। बड़ी घटना और चिंताजनक। हम अनुराग एक बार रुक कर लेते हैं। राकेश जो हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, राकेश जी, उनके पास बाद में चलेंगे, पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, बहुत दनादन कांग्रेस ने आज डिसीजन भी लिए। मैं सवाल आपसे करूंगा राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी। मैं सवाल आपसे, कमलनाथ मौन है, हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सवाल आपसे कहूंगा दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी ये कह रहे हैं कि पद के भूखे थे। दरअसल उनका वो बजाय कांग्रेस से मिलने के अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते थे, ये आरोप दिग्विजय सिंह जी ने लगाया। बदलेगा क्या कांग्रेस के लिए, अनुराग श्रीवास्तव? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए सियासी माहौल किस तेजी के साथ बदला है। 1 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भोपाल आए थे तो उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ अपने समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ डिनर किया था, बल्कि सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट कमलनाथ के करीबी मंत्री सुखदेव पासे के यहाँ किया था। इसके बाद वो विजय लक्ष्मी साधो, जो कि मंत्री हैं कमलनाथ सरकार में, उनके घर भी गए थे। लेकिन आज जो है सियासी माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है और शिवराज सिंह चौहान के आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का डिनर होने वाला है। तो ये तो खैर तस्वीर है कि अब माहौल बदला है तो
लंच और डिनर की जगह भी अब बदल गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो गहन चिंतन और मंथन का इस समय चल रहा है, लगातार कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जो कवायद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी अपने विधायकों को घर लाने के लिए, उस कवायद के तहत मंत्री जीतू पटवारी को और लाखन सिंह यादव, जो कि सिंधिया समर्थक मंत्री माने जाते थे, इन दिनों उनकी जो आस्था है वो कमलनाथ के प्रति और उनके जरिए विधायकों को भोपाल लाने की कवायद कांग्रेस ने जरूर छेड़ी। हालांकि जो तस्वीरें निकल कर आई बेंगलुरु से वो बता रही हैं कि इसमें कांग्रेस को सफलता हासिल तो नहीं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। राजधानी में आज कई जगह पर सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी भी हुई, क्योंकि कांग्रेस को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने पर लगा है और जो संकट है कांग्रेस के ऊपर वो भी सिंधिया की देन ही है, क्योंकि जो 19 विधायक इस समय बेंगलुरु में डटे हुए हैं वो तमाम विधायक सिंधिया समर्थक विधायक हैं और वो पूरी आस्था और भक्ति अपनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति जता रहे हैं, चाहे वो इस्तीफों के जरिए हो या फिर वीडियो जारी करने के साथ हो। तो ये तमाम जो वीडियो और जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल का समय है और किस तरीके से वो अपना टारगेट पूरा करेगी ये उसके लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन लगातार मंथन और कानूनी मंथन किया जा रहा है कि आखिर कैसे जो तय विधायकों की संख्या है उसको हासिल किया जाए। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे, बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तो दिग्विजय सिंह ने भी उन पर जोरदार हमला बोला और इस बात का भी उन्होंने कहा कि जी हम आएंगे अनुराग आपके पास। और ये जो अनुराग जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हालात बदले हैं, तो हालात केवल सियासत में नहीं बदले, हमारे चैनल में भी बदले। अनुराग कांग्रेस कवर करते हैं और खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर, क्योंकि वहां डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। तो हालात बदलते हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो चारों तरफ होती हैं और हमारे यहाँ भी हुई हैं। अब हम सबसे पहले रुक कर लेते, माफ कीजिए, तीसरे नंबर पर रुक कर लेते हैं राकेश शर्मा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राकेश जी, आप हमेशा से ये कहते रहे कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है साहब, आंतरिक लड़ाई है, आपस में लड़ रहे हैं, लड़ मड़ के गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। आज जो बेंगलोर में हुआ, बेंगलोर की पुलिस ने क्यों मारा साहब 2 कैबिनेट मंत्री को? क्या लेना देना था उनका? कोई भी आदमी देश में कहीं भी किसी भी होटल किसी भी रिसोर्ट में आ जा सकता है, आप लोग क्यों रोक रहे हो? मतलब आपकी बेंगलोर की जो कर्नाटक की बीजेपी सरकार है क्यों रोक रही थी? देखिए प्रवीण भाई, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। देश का बड़ा चैनल है, मध्य प्रदेश का बड़ा चैनल है न्यूज़ 18, और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रवीण दुबे जी और राकेश पाठक जैसे बड़े जो देश के बड़े पत्रकार हैं उनके साथ बैठा हूँ और मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने, पर एक निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा बोलने दें। बोले साहब। क्यों इसलिए बोलने दें कि बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने जो दिख रही हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। करिए प्रवीण भाई, आप और मैं जयपुर चलते हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं, और आप और मैं अगर वहां अंदर जाके दिखा दें तो जो आप मुझे कहेंगे वो मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। वहां पे मैं लगातार आपके चैनल पे देख रहा हूं, अन्य चैनलों पे देख रहा हूं। एक मिनट बाप, देखो मैंने कहा ना मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बोलिए फिर आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं सभी चैनलों पे कि मीडिया के बंधु 3 किलोमीटर दूर से वहां कवरेज कर रहे हैं। कितने किलोमीटर दूर से? 3 किलोमीटर से। और एक और बात, माननीय दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, अभी मैं दिग्विजय सिंह जी के बंगले में बिना अनुमति घुसूंगा, वहां जो सुरक्षा कर्मी है वो मेरी आरती नहीं उतारेंगे। आरती उतारेंगे क्या राकेश शर्मा? बंगला है वो। नहीं सुनिए, एक सेकंड पूरी बात हो जाने दी। मैंने कहा ना मुझे बोल तो लेने दीजिए। किसी रिसोर्ट में ये कहा हो कि कोई भी अनवांछित व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ये नियम उस होटल का है, उस रिसोर्ट का है। आप जबरदस्ती घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप क्या गुंडागर्दी करेंगे जीवन भर? सर, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था आपके चैनल पे। अब मुझे बोलने दीजिए। भाषण नहीं कर सर, मेरा जवाब लेना पड़ेगा। एक सेकंड बस एक सेकंड बोलिए। कुछ दिन पहले मैंने आपके चैनल पे देखा था यही जीतू पटवारी किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लात घूसे मार रहे थे। तो आपकी बदमाशी मध्य प्रदेश में चल सकती है साहब? अब आप सोचो कि देश के डॉन बन जाओ तो ये संभव नहीं है। देश के डॉन सत्ता की जो सप्लीमेंट्री सर, सत्ता की अब सप्लीमेंट्री सर। पिता गया अपने बेटे से मिलने, मनोज जी के फादर गए, उनका एक भाई गया, जीतू पटवारी माइनस करिए, लाखन सिंह माइनस कर दिए साहब। पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, अब आप कह रहे मीडिया,
मीडिया के जरिए। हम तो थे नहीं बेंगलोर में, हमारी टीम जरूर है, हमारा मीडिया पे नेटवर्क कोई दोष आरोप देश नहीं का किया। जो बड़ा मैंने मीडिया पे देखा वही मैंने कहा सर। देश का बड़ा नेटवर्क है सर हमारा। और हमारा जो कर्नाटक इकाई है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई, हमने भी दिखाई। उसके मनोज जी के पिता कह रहे हैं, मनोज जो एमएलए हाट पिपलिया से, उनके पिता कह रहे हैं रोते हुए कि साहब मैं गया, मेरा बेटा स्विमिंग पूल में नहाते हुए मुझे दिखा, मुझे जाते हुए किसी ने रोका नहीं। तो जब जाते हुए नहीं रोका इट मीन्स कि वो जा सकते। अचानक दिख गया बेटा, उनने बुला लिया, बात शुरू की, अचानक पुलिस आती है और उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है। कोई भी, आपने कहा दिग्विजय सिंह के बंगले पर राकेश शर्मा या प्रवीण दुबे घुसेंगे तो हो सकता है रोका जाए, लेकिन यदि इन दोनों का बेटा वहां होगा तो फिर मतलब फिर तो झगड़ेगा ही आदमी, मना उसे रोका नहीं जाता। निवेदन है सरकार आपके चैनल पे, बताइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैंने जिस शब्द का उपयोग किया, बेटे का अपहरण हुआ है क्या? बेटा स्विमिंग पूल में तैर रहा था। अरे बाप तो कह रहा है भाई कि मिलने नहीं दिया। की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकार की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ सरकार की बात कीजिए। आप दिग्विजय सिंह जी के बयान दिखा रहे हैं, उमंग सिंगार ने यही कहा था। दिग्विजय सिंह कह रहा है माफिया गिरा रहा है ये सरकार, हमने माफिया के खिलाफ कार्रवाई। उमंग सिंगार मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री जिसने पद और गोपनीयता की शपथ ली, वो कहता है दिग्विजय सिंह माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया, और हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का कांग्रेस का मंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में कह रहा है। क्या कार्रवाई कर दी कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने? वही दिग्विजय सिंह आज बयान दे रहे हैं कि माफिया गिरा रहे हैं। मतलब दिग्विजय सिंह माफिया हैं, इस सरकार को वो गिरा रहे हैं, ये तो तय हो जाए। अभी बहुत खेल चल रहे हैं सरकार, अभी बहुत सी बहुत खेल चल रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं। बहुत सी बहनें, अरे सर हमने तो अपनी खबर की शुरुआत यही की कि जितनी तेजी से घड़ी की सुइयां नहीं घूमती उतनी तेजी से खेल हो रहे हैं सब जगह। कांग्रेस में चल रहे हैं ये खेल, कांग्रेस में चल रहे हैं। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वो कांग्रेस के, जो नेता पाला बदल रहे हैं वो कांग्रेस के। भारतीय जनता पार्टी कहां? आप बनाइए खिचड़ी, मीडिया बनाए खिचड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये बताइए, वो विधायक आके ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे वीडियो में कह रहे हैं हम अपनी मर्जी से गए हैं, हम अपनी मर्जी हम से तो कह रहे हैं बात। कांग्रेस सिर्फ सत्ता की भूखी है और ये सिद्ध हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज मध्य प्रदेश में जब ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, ये कमलनाथ जी कहां थे? बुला लेते कैबिनेट की बैठक, किसानों के लिए भला कर देते। पर सरकार कैबिनेट की बैठक क्यों कर रही है? साहब हमारे विधायक गायब हो गए, हमारी सरकार बचना चाहिए। 15 माह से इस नोटंकी के अलावा देखा क्या? मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग, मध्य प्रदेश में रेत का खेल, मध्य प्रदेश में शराब का खेल, और पूरी सरकार उसमें अब मत लगाओ सर आरोप, पूरी सरकार अब मत लगाओ। तय कर चुके हो आप लोग ये करना क्या? अब आरोप क्यों लगाना? तय कर चुके हो आप लोग, तय कर चुके हो करना क्या है? डॉक्टर पाठक सर पर्याप्त वक्त दिया, डॉक्टर पाठक बहुत पर्याप्त वक्त दिया और आप तय कर चुके हो करना क्या है। ये पूरी पब्लिक देख रही है। डॉक्टर पाठक, ये राकेश शर्मा जी की मजबूरी है, अपनी पार्टी के प्रति उनकी आस्था है और एक तरह से उनकी तारीफ होनी चाहिए कि पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं बंधक है नहीं है जो भी है, अपनी मर्जी से गए जैसे भी गए। यार आप पापा को धक्का मार के भगा दे रहे हो। मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं कि यहाँ कहना चाहिए कि नहीं। मेरा बेटा अंदर होता तो मैं तो यही बिहेव करता था पुलिस वालों के साथ। 96 में खजुराहो में गुजरात के विधायक रखे गए, उनके पूरे के पूरे परिवार यहाँ पे धरने पे बैठे खजुराहो में, और उसके बाद उनपे जो जूते कांग्रेस के नेताओं ने मारे थे। आप मुझे ज्ञान बांट रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी अच्छा लग रहा है, आप भी क्यों कांग्रेस करे, आप भी क्यों करोगे? आप तो रीति नीति नेता वाली पार्टी के हो साहब। डॉक्टर पाठक, राकेश जी, आप डॉक्टर पाठक, आप डॉक्टर पाठक, कांग्रेस ही हमारे साथ है नहीं, कांग्रेस ही हमारे साथ कोई नहीं है, कांग्रेस ही हमारे साथ कोई नहीं है जो आपका खंडन करे। सर सुनिए, तो कांग्रेस के तथ्य में रखता भी नहीं हूं, नहीं मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, कांग्रेस के तथ्य भी नहीं रखता और याद भी नहीं रखता कांग्रेस के तथ्य। आपके सही है गलत है, मैं डॉक्टर पाठक से कह रहा हूं। डॉक्टर पाठक जी का पिता गए थे साथ में। मैंने ये जो आरोप बीजेपी पे आज पहली बार लगाई, जो जो राकेश शर्मा जी कह रहे हैं अंधक बंधक, कभी हमने कहा ही नहीं कि बंधक बनाया, आज तक नहीं कहा। कह रही भाई साहब, कहती रहे, हम आज पहली बार करें। अरे राकेश जी वक्त दीजिए, मैं कहती रहे हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कब? आज जब उसके पिताजी और उसके भाई गए और उनके साथ हुआ, तब हमने कहा कि भाई क्यों आप हमेशा कह रहे हो कि हम पर्दे के पीछे हैं, मतलब आप पर्दे के अंदर। डॉक्टर पाठक, प्रवीण जी बहुत स्पष्ट दो बातें समझना होंगी। नंबर एक, जितनी मासूमियत से राकेश शर्मा जी मित्र हैं, हमारे भाई हैं, वे कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है,
कितनी चीजों से साबित होगा कि ये सब बीजेपी का रचा हुआ ठीक प्रपंच बात है, है। ठीक बात। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्त भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां मौजूद हैं कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के साथ। अरविंद भदौरिया, सुदर्शन गुप्ता इस्तीफे लेकर आ रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो पहले तो ये मासूम अदा भूल जाइए राकेश शर्मा जी कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ठीक बात। नरेटिव ये बनाया जा रहा है कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मान नहीं मिला था इसलिए वे जा रहे हैं, चले गए हैं। नरेटिव तो ये होना चाहिए कि जनादेश से चुनी हुई एक सरकार को गिराने के जो प्रयास विपक्षी दल कर रहा है सत्ता में आने के लिए, सवाल उस पर भी उठने चाहिए। कांग्रेस नहीं उठा रही है, बंधक कह रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। यही प्रवीण जी के साथ कई बार मैं कह चुका हूं, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं थी, ठीक बात है, इसलिए आज इस गति को प्राप्त हुई तो है। जिसका जिक्र ये बार बार राकेश जी कर रहे हैं वो सारा देश कर रहा है उनका जिक्र, उन महानुभाव का जी। और अब जहां तक सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब आप कह रहे हैं कि साहब वो वहां पर क्यों नहीं जा सकते थे। प्रवीण जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि एक विधायक का पिता अपने पुत्र से वहां मिलने जा रहा है। प्रोटोकॉल ये होता बहुत मासूम हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम बिल्कुल मासूम नहीं, हम तो बहुत निष्ठुर हैं। बहुत मजा आ रहा है राकेश जी, हमने आपको नहीं टोका था, मुझे बोल लें पूरी बात कर लें। बहुत मासूम है आप। देखिए प्रोटोकॉल ये होता है कि एक राज्य का मंत्री जब दूसरे राज्य में जाता है तो उसे गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है। अगर वो किसी राजनीतिक मिशन में भी गया है तो एक रिसोर्ट में, होटल में एक राज्य का दो कैबिनेट मंत्री, अरे छोड़ो ना, माइनस करो सर कैबिनेट मंत्री को, तो बाप और भाई पे बात जाओ। मैं तैयार हूं, और भाई पे जाइए, विधायक का और भाई पे जाइए। चलिए बिल्कुल, हाँ इस्तीफा तो आप ही लेकर आए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा लेकर आई, सब मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी अनुराग की तरफ चलते हैं सर, माफ कीजिए अनुराग बहुत देर से हमारे साथ हैं और बेचैन भी होंगे, जाहिर सी बात है। मैं एक और बात बता दूं, मतलब ये इसे ऑन रिकॉर्ड सैल्यूट करने लायक है कि अनुराग और शरद श्रीवास्तव दोनों लगातार इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने बेहतरीन कवरेज किया है और एक भी मिसिंग हमारे यहां कभी नहीं होने दी, हर मौके पर मौजूद रहे और बहुत अच्छी ब्रेकिंग भी उन्होंने की। अनुराग, ये जो डिनर डिप्लोमेसी है इसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें निकल के आएंगी, कुछ और भी तय होगा? जो फ्लोर टेस्ट की बात ये लोग कर रहे हैं कि बजट सत्र से अर्ली, इस पे भी कुछ आम राय बनेगी अनुराग? बिल्कुल, देखिए ये जो डिनर डिप्लोमेसी है इसमें इस बात को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर किस तरीके से सेटलमेंट होगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके तहत दिल्ली में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अमित शाह पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी तब कई मसलों को लेकर सहमति बनी थी और उसी के तहत जो सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक हैं उनको बेंगलुरु के रिसोर्ट में रुकवाया गया था। तो किस तरीके से आगे की रणनीति होगी सिंधिया के पार्टी में आने के बाद और भोपाल में कल राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल करने से पहले, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज डिनर पर ये चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से अब प्लान एमएलए पर काम कर रही है और जिस तरीके से अपने विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, आज विवेक तनखा ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो विधायकों को बेंगलुरु में रखा गया और उनके परिजनों से उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो इस मसले को लेकर वो कोर्ट जाने के भी विकल्पों पर विचार कर रही है। तो यानी दोनों ही तरफ से तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। और मैं एक बार और आपको तस्वीर शिवराज सिंह चौहान के घर की दिखाना चाहूंगा जहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। देखिए ये भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान के घर की पुलिस सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं होती थी क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे। लेकिन अब चूंकि सियासी माहौल तेजी के साथ बदल रहा है, उम्मीदें कई तरह की बढ़ गई हैं। सिंधिया के पार्टी में आने के बाद जो माहौल बदला है उसके बाद आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी पुलिस व्यवस्था को कड़ा किया गया है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर सादी वर्दी में पुलिस कर्मी हो, उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। कुछ ही देर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आएंगे जहाँ पर डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन जिस तरीके का सियासी माहौल बदल रहा है उसमें अब ये समझ में आने लगा है कि अब जो प्रशासनिक स्तर के अफसर हैं उनका भी मन अब बदलने लगा है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर 2 या 3 दिखाई नजर आते थे सुरक्षा व्यवस्था में, अब उनकी संख्या 20 से 25 हो गई है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि माहौल तेजी के साथ कितना बदल रहा है। आपने जिस तरीके से बात की कांग्रेस को लेकर और डिनर
डिप्लोमेसी को लेकर, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर भी ये चर्चा की जाएगी कि आगे यदि विधायकों के इस्तीफे होते हैं और यदि बीजेपी अपना दावा पेश करती है और यदि कोई सियासी माहौल बदलता है और सत्ता में कुछ बदलाव होता है तो किस तरीके से किसको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, क्या आगे की रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि ये तो लगभग तय हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद कल वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले, राज्यसभा सांसद वो भेजे जाएंगे और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया जाएगा। लेकिन उनके साथ जो निष्ठा दिखाने वाले विधायक मंत्री हैं, उनको कैसे अलग अलग जगह पर उनको संतुष्ट किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज के डिनर में ये तमाम मुद्दे तय हो जाएंगे। और उसके बाद जब अगली पहल होगी और जब विधानसभा में जो अगली कार्रवाई होगी उसके बाद उन तमाम मुद्दों को लेकर भी फैसले तय हो जाएंगे जो आज की बैठक में चर्चा में आएंगे। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। वक्त एक ब्रेक का है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर राकेश पाठक और राकेश शर्मा जी से भी बहुत सारे सवाल मौजूदा हालात को लेकर हैं, उस पर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर। हालांकि हम अपने सहयोगी अनुराग को शुक्रिया कर चुके थे, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखानी जरूरी है, वहां जाना इसलिए जरूरी है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो शकुनी मामा कहते थे शिवराज को, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पानी पी पी के शिवराज को कोसते थे, शिवराज कहते थे माफ करो महाराज, पब्लिक कहती थी हमारा नेता शिवराज, वो सब एक साथ हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है, वो एकता और थी, ये एकता और है नए सिरे से। अनुराग, पहुंच गए क्या सिंधिया डिनर के लिए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो अपने बंगले पर पहुंच गए और कुछ ही देर के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आएंगे और ये हम आपको काफिला दिखा रहे हैं पीछे, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि शिवराज सिंह चौहान अभी बंगले पर पहुंचे हैं और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, यानी कुछ देर के बाद सिंधिया यहां पर पहुंचेंगे और उस दौरान फिर ये चर्चा आगे बढ़ेगी। जी ठीक है, तो हम शरद का रुख कर रहे थे। शरद हमारे दूसरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद है। शरद, वही सवाल जो अनुराग से किया, कितना पानी पी पी के सिंधिया कोसते थे, ये पूरे लोगों के निशाने पर सिंधिया थे। मुझे याद है आपने कवर किया इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन पूरा, विधानसभा और लोकसभा, उस वक्त निशाने पर सिंधिया होते थे, नंबर 2 पे कमलनाथ। आज ये नए बहुत ही एक अलग तरह की खूबसूरत एकता देखने को मिली, क्या करेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और दरअसल शायद यही राजनीति है कि मौका और वक्त देखकर जो अपने हिसाब से लगे राजनीति में फायदे की बात कहें या राजनीतिक भविष्य की बात कहें, उस पहलू को अपना लेना चाहिए। देखिए, आज जो बातें हुई मंच से, उन बातों में कई सारी बातें ऐसी थी, लग रहा था कि मानो पहले से सब कुछ तय था और तय होने के बाद हर किसी के हिस्से की जो खुशी थी अब वो उसको थोड़ी थोड़ी सी मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान जो आमतौर पर भाषण बड़ा रसीला देते थे चुटकीले अंदाज में, वो आज थोड़े हाइपर होते हुए दिखे और उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया और उनकी आवाज़ अपने आप में बता रही थी कि उनके अंदर क्या का जो एक तरीके का गुबार है वो कमलनाथ पर फूट रहा है। और उन्होंने कहा था कि वो एक एक पसीने की बूंद का जो कार्यकर्ता हैं उनके, उसका बदला लेंगे। हालांकि इस हाइपर में वो एक ऐसा शब्द भी कह गए जिसको लेकर अब कांग्रेसी कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। वो शब्द उन्होंने लंका ढाने के लिए विभीषण का इस्तेमाल किया। इसके अपने मायने निकाले जाएंगे राजनीतिक तौर पर। जी, उन्होंने इसी तरीके का एक उनका कुछ शब्द इस तरीके से थे कि लंका ढहाने के लिए विभीषण की जरूरत होती है और आज उनके साथ में सिंधिया मौजूद है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन इसके मायने समझे जा सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ये बात कहते जा रहे थे कि उन्हें मालूम है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, कि आज जब आप उनके साथ में थे तो दूसरी बातें करते थे और आज आप जो बोल रहे हैं वो दूसरी बातें बोल रहे हैं। इन सब के बीच में उन्होंने 2-3 बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण की। एक तो उन्होंने अपने इतिहास को याद किया, अपनी दादी को याद किया और ये कहा कि जिन दादी ने इस
पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, बड़ा किया है, वो आज उसमें लौटकर आए हैं। और जिस पार्टी में वो 20 साल तक रहे, उसमें इस तरीके से उनको स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ये शायद उन्होंने सोचा नहीं था। तो ये बातें उन्होंने कही हैं। और जो सवाल आपने किया है कि अब साथ हैं और पहले साथ नहीं थे, इन सवालों का जवाब भी खुद सिंधिया ने दिया और कहा कि आज सरकार को लेकर जो सवाल बीजेपी के नेता उठा रहे हैं, वो दरअसल सरकार को बाहर से देख रहे हैं, लेकिन बाहर देखकर आलोचना करना आसान होता है, अंदर रहकर आलोचना करना मुश्किल होता है। सिंधिया ने ये बात बाकायदा मंच से कही। इसका मतलब है कि वो अंदर रह के जब पार्टी के अंदर भी आलोचना कर रहे थे और शायद उसी का खामियाजा था कि वो इस तरीके की स्थितियों का शिकार हुए। उन्होंने संविदा कर्मचारियों की बात भी उठाई, उन्होंने मंदसौर के किसानों पर दर्ज केस वापस न लिए जाने का भी मुद्दा उठाया। तो कुल मिलाकर अब राजनीति पूरी तरीके से बदल गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बीजेपी ये कह चुकी है कि 16 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने देंगे, उससे पहले ही फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। तो अब जो राजनीति है उसमें सिंधिया बीजेपी के पाले में खड़े हैं और कमलनाथ के हिस्से में अब क्या क्या लगेगा, ये देखने वाला होगा 16 तारीख के बाद। जी ठीक है, शरद आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार और स्टूडियो को रुक करते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शर्मा, फ्लोर टेस्ट जल्दी क्यों चाहिए? क्यों कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के तत्काल करा लेना चाहिए? बजट सत्र ओन करने की हैसियत में नहीं है कांग्रेस सरकार। अब कांग्रेस कह रही है आपने बंधक बना रखे हैं, एमएलए आने दीजिए फिर कराएंगे। राकेश शर्मा, देखिए प्रवीण भाई, ये तो सर्वविदित है, सभी चैनलों पे चला कि किस तरह से कांग्रेस के 22 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है। और जब कांग्रेस के 22 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया तो ये सरकार अल्पमत में आ गई है। और जो सरकार अल्पमत में आ गई तो उसको सिद्ध करना चाहिए कि हमारे पास बहुमत है। आप तो डिवीजन मांगो ना बजट सत्र में भाई। आने बजट सत्र तो राज्यपाल का भाषण नहीं होना। मुझे बोल तो लेने दीजिए जी। कौन सी सरकार, जो सरकार बची नहीं है, वो सरकार क्यों अपनी ताकत और दादागिरी दिखा रही है? शर्म जब आती है कि जब अल्पमत की सरकार हो गई, किसी दिन भी ये सरकार खत्म हो जाएगी, कलेक्टरों के ट्रांसफर कर रही है, आईपीएसओ के ट्रांसफर कर रही है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बड़े जोर जोर से आपके चैनलों पे ये मैंने सुना अभी कि साहब उसके पिता को नहीं मिलने दिया। और जो कांग्रेस के लोग ले गए वो पूरी फैमिली के साथ ले गए थे क्या? एक प्लेन शायद पीछे से गया होगा जिसमें पूरे फैमिली के मेंबर, बेटा भी बैठा होगा, बेटी भी बैठी होगी, दादी भी, दादा भी, पिता भी, नाना भी, पूरे सब बैठे थे उसमें। बात कर रहे होंगे ना भाई फोन पे। नहीं, देखिए मेरा निवेदन है, ये सब भी बात कर रहे हैं, ये गलत फहमी है। और एक और बात जीवन में याद रखिए, एक बार जीवन में याद रखिए, इस तरह की नोटंकियों से सरकार नहीं चलती। ठीक है, 15 महीने से मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? 24 घंटे 11 बच्चे डूब के मर जाते हैं मुख्यमंत्री निवास से 4 कदम दूर। उनके परिवार के आंसू पहुंचने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं जाते। एक बच्चे को जिंदा सागर में जला दिया जाता है अनुसूचित जाति के, मुख्यमंत्री उसके परिवार के आंसू पहुंचने नहीं जाते। आज पूरे कांग्रेस पार्टी को आंसू दिखाई दे रहे हैं। मैं तो एक और बात बड़ी सामान्य सी कहना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी, आप सभी चैनलों पे बाइट दे रहे हैं। साहब मैंने तो कहा हाईकमान से कि सिंधिया जी को उप मुख्यमंत्री बना दो, पीसीसी जी का चीफ बना दो, राज्यसभा में भेज दो, पर हाईकमान नहीं सुन रहा। हाईकमान कौन? कैसा हाईकमान? एक तरफ कहते हैं कि सिंधिया जी राष्ट्रीय नेतृत्व में बैठे हुए थे, पूरा निर्णय करते थे, और जब सिंधिया जी के पूरा वक्त में आपको इसलिए दिया राकेश शर्मा साहब, टोका नहीं कि आपका जो उत्साह है वो कम नहीं होना चाहिए। मेरे मूल सवाल पे आप नहीं आए, फ्लोर टेस्ट जल्दी क्यों? जब केवल इसलिए कि सीएम मिलने नहीं जाते मृतकों से, केवल इसलिए कि कोई डूब जाता है, मेरी बात जल्दी क्यों सर? पे आप गंभीरता से क्यों नहीं सुन रहे हैं? अरे ये सरकार खत्म हो गई है, ये सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए हम कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट कीजिए। आप आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर करके जो उद्योग चला रहे हैं 15 महीने से, अब आपको ये उद्योग चलाने की परमिशन नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि लाइए एमएलए। अरे देखिए, सुनिए, बेंगलोर से लाइए एमएलए, अगर आप लेके हो तो जिम्मेदारी नहीं है कि कौन एमएलए सदन में जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये राकेश शर्मा जो भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है, ये एमएलए का स्वयं विवेक है कि वो सदन में जाए या ना जाए। कांग्रेस के पास अगर बहुमत है तो पहले बताएं कि हमारे पास बहुमत है। डॉक्टर पाठक ये हमको मासूमियत कर रहे थे, ये इनकी मासूमियत दर्शक सुन रहे होंगे। बेंगलोर में पीट रहे हो आप पिता को मिलने जाने में और कह रहे हो कि वो तो एमएलए चाहे तो आ जाए। अरे एमएलए चाहे आ जाए तो आ जाता, जयपुर आ जाता साहब, एमएलए चाहता तो आ जाता, उनके आएंगे ना।
अरे उनके आएंगे नहीं, आप फ्लोर टेस्ट करोगे तो आएंगे उनके। उनके वो जितने विधायक है कांग्रेस के सब अरे, मनाते हैं क्या? अब डॉक्टर उनके पाठक परिवार के सदस्य नहीं है क्या? ठीक है, जो डॉक्टर रो रहे हैं अभी। अरे साहब, अभी रो रहे हैं। नहीं, अब राकेश इनका सभी चैनल अब पर राकेश जी, दिखाई अब देंगे। अब राकेश जी, डॉक्टर दिखाना पाठक, उनको रोते हुए। डॉक्टर पाठक का वक्त है। डॉक्टर पाठक जी, ये जी, एन प्रवीण वक्त- जी। अभी तो आपने देखिए एकता बहुत खूबसूरत है, कितने दिन खूबसूरत रहेगी एकता, इस पे भी सवाल है प्रवीण जी। तो ये जो सिंधिया और ये सब अगल बगल खड़े हुए और कितना अच्छा लगता है देखने में। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की भी बात करें हम, ये गवर्नमेंट उस तरह से मैच्योर बिहेव कर रही है। इमरती देवी से जिस एसडीएम का झगड़ा हुआ उसे बदल दिया, और बहुत सारे जो डीएम जो कहा जा रहा है कि कथित तौर पर सिंधिया जी के बनाए हुए थे उन्हें हटा दिया। आज सिंधिया जी पे ईओडब्ल्यू ने एक मामला रजिस्टर करने की कवायद शुरू कर दी। इसे कैसे देखते हैं आप? चलिए, मैं क्रमशः उत्तर देता हूं। पहली बात तो मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूं प्रवीण जी, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर जयपुर में मौजूद कांग्रेस के विधायकों से उनके परिजन न मिल पाए तो मैं प्रवीण दुबे जी से आग्रह करूंगा कि न्यूज़ 18 पहला चैनल हो जो उनके परिजनों की आवाज उठाए और हम उनके पक्ष में बात करेंगे कि उन्हें मिलने दिया जाए। अगर उनके परिजनों के साथ वहां मारपीट होती है, हमने भी जीतू पटवारी और लाखन सिंह का पक्ष ले लिया सर इस बिल्कुल, चैनल में जी, कि उनके साथ गलत तो मैं किया। राकेश लगातार जी पापा की और इस बात से भाई सहमत भी जा हूं। रहे हैं। हाँ। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर कांग्रेस के विधायक जयपुर में बंधक हैं और उनके परिजन, उनके पापा मम्मी भाई नहीं मिल पा रहे हों तो हम और आप उस आवाज को भी जनता तक पहुंचाएंगे। अब दूसरा प्रश्न, क्रमशः मैं सारे आपके उत्तर दे रहा हूं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, स्वाभाविक है, पहली नजर में समझ में आ रहा है कि कमलनाथ सरकार को गिराने का कोई कोर कसर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं छोड़ी। तो अब जितने दिन बाकी हैं तो कुछ परेशान करने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं, सबको दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद के ही थे और वे उनके लिए तमाम जमीनों आज तो ईओडब्ल्यू एसपी ग्वालियर भी हटा दिया, ईओडब्ल्यू हटा दिया, अमित सिंह दूसरे पहुंच गए। ये सब कार्रवाइयां निस्संदेह उसी भाव से की जा रही हैं जो सबको समझ में आ रही है। मैं मान रहा हूं इस बात को। अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने आज जो बातें कही, मैं बहुत संक्षेप में प्रवीण जी अनुमति चाहता हूं, 2-3 बातें कह दूं। जरूर। बड़ी उन्होंने दमदारी से कहा कि सिंधिया परिवार अपने ललकारने वाले को माफ नहीं करता और उसका जवाब देता है। कुल मिला के ललकारने वाला एक बयान 3 या 4 सेकंड का तो उतर जाएं सड़क पर, कमलनाथ ने इतना ललकारा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में आपके 100 साल पुराने पूर्वजों से लेकर वर्तमान तक को जिन लोगों ने गरियाया, वही शिवराज सिंह चौहान ललकारा जिस ललकारने शब्द को हर एक नेता, मैं डॉक्टर पाठक को थोड़ा सा रोकूंगा फिर आप हम आगे बात करेंगे। हर एक नेता, मुझे याद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेके, हो सकता है राकेश जी ने बोला मैंने सुना नहीं, लेकिन जितने भी हमारे आप डिबेट में आए उन सब ने कहा अंग्रेजों के मित्र सिंधिया, अटेर के उपचुनाव है सिंधिया, हर व्यक्ति ने कहा, सब हर व्यक्ति ने। वही मैं स्मरण करा रहा हूं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी उस पार्टी जिसमें 9 बार उनके पिता सांसद रहे, वे खुद 4 बार सांसद रहे, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, लोकसभा में मुख्य सचेतक रहे, आप समझते हैं चीफ व्हिप, यानी उनके आदेश और उनके दस्तखत का पालन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी करना होता था। लोकसभा में उपनेता थे, कांग्रेस की सर्वशक्तिमान सर्वोच्च इकाई कार्य समिति के सदस्य थे, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे, और एक सेकंड के बयान के उतर जाएं सड़क पर, उसे उन्होंने ललकारना मान लिया। और जो शिवराज सिंह चौहान अटेर के एक अदने से उपचुनाव में अटेर की मंच से गाना गाते थे, इस अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, उनसे लेकर राकेश शर्मा जी तक, और मेरे अभिन्न अनन्य मित्र भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी भाई लोकेंद्र पाराशर जी, अभी 1 महीने पहले ग्वालियर में जब मीटिंग ली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों की, तो ट्वीट कर सवाल पूछ रहे थे वे किस हैसियत से मीटिंग ले रहे हैं। ठीक बात है। तो जब छोटे से छोटे संभाग स्तर के प्रवक्ता तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को ललकार रहे थे जिस पार्टी के लोग, और आज भी मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें विभीषण कह दिया, क्षमा कीजिए हमारे भारतीय, विभीषण कभी भी सम्मानजनक उपमान भले ही वे राजा हो गए लेकिन नहीं रही है, सम्मानजनक नहीं। बिल्कुल। एक बार शरद का रुख कर लेते हैं। शरद बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, वो जो एकता आपने वहां देखी, उसके इतर मैं आपसे जरूर एक सवाल करूंगा, वो ये है कि ये सवाल उठा रही है कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से, स्वागत की गर्मजोशी को लेकर ट्वीट हो रहे हैं कि साहब बहुत गर्मजोशी से स्वागत नहीं हुआ, लोग बहुत ज्यादा बड़े नेता खास तौर पर उस शिद्दत से जुटे नहीं। आपका लंबा अनुभव है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में
कैसी ग्राह्यता देखते हैं शरद? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में स्थापित होने में या बीजेपी को स्वीकार करने में परेशानियां आएंगी। देखिए, आज की ही अगर बात कर लें तो ग्वालियर चंबल से जो पावर सेंटर अलग अलग थे उनमें से एक प्रभात झा आज यहाँ मौजूद नहीं रहे, सीधे तौर पर क्योंकि प्रभात झा का भी कार्यकाल इस बार राज्यसभा में खत्म हो रहा था और प्रभात झा इस बात की उम्मीद में थे कि उन्हें राज्यसभा में दोबारा से भेजा जाएगा। लेकिन अब ये साफ है कि जो दो नाम आए हैं उनमें प्रभात झा नहीं है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है, तो एक तो वो नाराज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आए, हालांकि अभी उन्होंने पार्टी बदली है, स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो समर्थक हैं वो बेंगलोर में एक रिसोर्ट में हैं। अगर कहा जाए कि उनको बंधक बना के रखा गया है तो वो जो उनके समर्थन में नारे लगा सकते थे उनके समर्थक वो यहाँ मौजूद नहीं थे और शायद यही वजह रही कि जब सभी नेता आए और मंच पर थे तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर समेत सभी नेताओं के नारे उनके समर्थक यहाँ लगा रहे थे, लेकिन सिंधिया के नाम के नारे यहाँ पर या तो नहीं सुनाई दिए और सुनाई भी दिए तो इक्का दुक्का। तो ऐसी स्थितियां तो ये बात तो स्वाभाविक सी भी लगती है क्योंकि अभी वो नए पार्टी में आए हैं और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, एक बयान शिवराज सिंह चौहान ने मन से दिया, हो सकता है कि वो उनको भी थोड़ा सा से चोट पहुंची हो या उनको परेशानी हुई हो, लेकिन अब सिंधिया के सामने कोई दूसरा रास्ता दरअसल बचता नहीं है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार कांग्रेस के अंदर क्या स्थितियां बनी होंगी कि सिंधिया को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अभी ग्वालियर चंबल की राजनीति जब आगे बढ़ेगी, उनके समर्थक कई ऐसे खांटी राजनेता, मैं दो तीन विधानसभाओं का गणित तो मौखिक बता सकता हूं कि अगर ग्वालियर पूर्व की बात कर लें तो वहाँ मुन्नालाल गोयल जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं और मुन्नालाल गोयल के खिलाफ में सतीश सिकरवार ने चुनाव लड़ा था, वो स्थानीय स्तर पर बीजेपी के बड़े नेता हैं। अब अगर मुन्नालाल गोयल जब सिंधिया आ गए हैं और मान लीजिए फ्लोर टेस्ट होगा, मुन्नालाल गोयल बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। ग्वालियर विधानसभा की बात कर लें तो प्रद्युमन सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जयभान सिंह पवैया के खिलाफ में चुनाव लड़े थे, तो अगर प्रद्युमन सिंह तोमर भी बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर जयभान सिंह पवैया और प्रद्युमन सिंह तोमर का मेल कैसे होगा। तो हो सकता है कि सिंधिया का मेल हो जाए, लेकिन उन्हें इस कद तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं का मेल लेके जाने वाला था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मैं लेके जाने वाला था शरद आपके पास के सबसे ज्यादा मैंने देखा है मेरी पत्रकारिता की जब भी जितने भी वक्त हुआ हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि माधवराव सिंधिया के वक्त से लेकर वहां पर झंडा बुलंद करने वाले एकमात्र नेता हैं जयभान सिंह पवैया, और वो अक्सर कहते थे कौन श्रीमंत, कैसा श्रीमंत, आजकल लोकतंत्र है, ये कहां के श्रीमंत। आज आए थे क्या जयभान सिंह पवैया साहब शरद? नहीं, जयभान सिंह पवैया नहीं आए, हालांकि उनसे बातचीत जरूर हुई थी, केवल जयभान सिंह पवैया के बारे में ही बात नहीं है, वो नहीं आए यहाँ पर। इसका मतलब है कि उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी रही होगी, लेकिन दरअसल ये फैसला केंद्रीय स्तर पर लिया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, जेपी नड्डा, अमित शाह, पीएम मोदी के लेवल की बात है। तो हो सकता है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता खुलकर मुखालफत न कर पाए, लेकिन प्रभात झा मौजूद नहीं थे, जयभान सिंह पवैया मौजूद नहीं थे, यानी कि ग्वालियर के दो बड़े पावर सेंटर बीजेपी के यहाँ मौजूद नहीं थे। तो उनकी नाराजगी तो है, केवल जयभान सिंह ही नहीं, ग्वालियर में कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता जो सिंधिया के लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछा देते थे। उस स्टेशन पर मैंने देखा है कि जब भी शताब्दी से वो दिल्ली से आए हैं, सुबह 9 बजे से पहले ही कार्यकर्ताओं की इस कदर भीड़ जुटा करती थी कि उनको इकट्ठा करने या उनको संयमित करने के लिए सिंधिया ने एक बार खुद ही निर्देश दिए थे कि यहाँ पर रस्सी लगवाई जाए, क्योंकि स्टेशन का एक दरवाजा टूट गया था। वो कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि अब हमारी राजनीति का आखिरकार क्या होगा। मान लीजिए महाराज, वो महाराज कह के संबोधित करते हैं, वो बीजेपी में आ गए हैं, राज्यसभा में चले गए हैं, हो सकता है कि केंद्रीय मंत्री भी बन जाएं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो अभी पार्षद भी नहीं बन पाए हैं, पार्षद बन गए हैं तो विधायक बन गए हैं तो सांसद। लंबा जवाब हो गया आपका, हम आएंगे आपके पास, अभी वक्त है हमारे पास। पहले एक बार राकेश पाठक कुछ एड ऑन करना चाहते हैं। राकेश शर्मा जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पाठक क्या एड ऑन करना चाहते हैं वो छोटा ले लेते हैं, फिर राकेश जी के पास। प्रवीण जी, मैं शरद को बधाई देता हूं, बहुत ही पैनी नजर शरद की रही। शरद का विश्लेषण बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल बहुत अच्छा विश्लेषण। ये विषय शायद हम लोग अभी आते, लेकिन शरद बहुत समय से उस बात को ले आए कि दरअसल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद
जो सबसे बड़ा धर्म संकट पैदा होना है वो ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति को होना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े 6 नेता वहां के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वक्त मुरैना के हैं, जयभान सिंह पवैया। अब जिस महल विरोधी राजनीति के झंडा बरदार के स्मरण आपने और शरद ने कराया, मैं आपको स्मरण कराऊं, मैं उसका साक्षी हूं। जब जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर संसदीय सीट पर माधवराव सिंधिया खिलाफ चुनाव लड़ा था तो उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि मेरी रगों में टाटा का नमक और तिगरा का पानी है, मेरी रगों में किसी महल का पानी नहीं है। राजमाता विजयराजे सिंधिया उस वक्त जीवित थी, उन्होंने इस पर आपत्ति भी की थी। वो जयभान सिंह पवैया, शरद ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी बनकर उपचुनाव लड़ने आएंगे तो क्या जयभान सिंह पवैया उनका पर्चा भरवाने जाएंगे? ठीक है साहब, क्या वे अपने राजनीतिक जीवन पर पूर्ण विराम लगा लेंगे? आऊंगा सर आपका। राकेश शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी, इन्हीं सब शरद के सवाल, डॉक्टर पाठक के सवाल, हम सब नॉन पॉलिटिकल लोगों के सवाल है सर, तो मैं चाहता हूं कि तसल्ली बख्श जवाब आपकी तरफ से आए। देखिए, सबसे पहले तो प्रवीण भाई, छोड़ो कल की बात हुई पुरानी, नए साथी के साथ मिलकर हम लिखेंगे नई कहानी। इसमें बहुत सारे जवाब मेरे एक तरफ है। दूसरी, आप में भी और आपके परिवार में भी कई शादियां हुई होंगी। कोई जब नई बहू आती है ना तो पड़ोसी बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं, वहां जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। नई बहू को पहले ही दिन उसका चाल चलन पे आक्षेप लगा देंगे। प्लीज हाथ जोड़ के प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बहुत विद्वान है आप बहुत विद्वान है। नहीं, मुझे मैं किसी आपकी उपमा और इसको सुनने नहीं आया, मुझे बोलने दीजिए। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब नई बहू जाती है अपने दूसरी जगह तो पड़ोसी यही शंका व्यक्त करते हैं, शादी में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, सब देखते हैं, सब अच्छी शादी हो गई तो क्या कहते हैं, अब पता नहीं वहाँ उसका पति कैसा मिलेगा, ससुर कैसा मिलेगा, सास कैसी मिलेगी। और जब नई बहू वहाँ जाती है तो वहाँ एक नया पिता मिलता है, नई माता मिलती है, देवर के रूप में एक नया भाई जैसा देवर मिलता है, ढेर सारी ननदें मिलती हैं। अरे मेरी सुनिए तो, सुन तो लीजिए। हाँ, मेरी सुन लीजिए। और पूरी तरह से उस परिवार को अंगीकृत कर लेती है और दो परिवारों का मेल होता है और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और उस परिवार में धीरे धीरे उसका कितना सम्मान होता है ये किसी से छुपा नहीं। बार बार आप वो हरकत मत कीजिए कि एक बड़ा तबेले में दूध ओट रहा है और बार बार उसमें नींबू डालने की कोशिश मत कीजिए। हम कह रहे हैं सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में अंगीकृत हो गए हैं, सिंधिया जी हमारे राज्यसभा के मेंबर हो गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उनके कद और उनके हिसाब से उनको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। और बात बार बार आप कर रहे हैं, मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। फिर भी कर्नाटक परिवार में समाज में हमको बहुत अच्छी लगती है, आप बोलिए ना। हाँ, कर्नाटक में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। आज कर्नाटक पूरी तरह से शांत है और वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए थे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, आज मंत्री के रूप में कर्नाटक की सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो भविष्य को थोड़े भविष्य के गर्त में रहने दीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, शरद जी ने कहा कि साहब सर सवाल पूछने का हाथ मत अरे मेरे प्लीज भाई साहब एक सेकंड का समय। शरद जी ने कहा साहब ये नहीं दिखे, वो नहीं दिखे, और जो दिखे उनके बारे में बात नहीं की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के सदस्य शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, उस मंच बहुत व्यस्त रहते हैं। राकेश जी शाम से टीवी नहीं देख रहे हैं, जो दिखे पे हम लोग चर्चा दिन भर से कर रहे हैं। अभी की बात हो रही है, डिबेट में जो बात हो रही है भाई साहब, तो 9 बजे तक जो दिखे पे थोड़ी बात करेंगे। बोलता लेने दीजिए, ये तो विमर्श का ही चैनल विषय है, समय है साहब। लेने दीजिए, मुझे कुछ तो बोलने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव वहां थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वहां थे, विक्रम वर्मा जी वहां थे, बीडी शर्मा जी वहां थे। मुझे बताइए, एक आध दो नेता जो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, आप कब तक 8 बजे तो सवाल ही करते हैं। 8 बजे जवाब तो देना होगा ही, नाम भारतीय जनता पार्टी जवाब तो देना ही होगा, नाम है शो का। 8 बजे जवाब तो देना ही होगा, नाम है शो का। कितना भी नींबू मीडिया कतई कोई नहीं, आप सरकार जाने वाली है, जाती रहे, और ये बहुत सरकार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक है, हमेशा से एक रहेगी, नेक रहेगी। और हमारे परिवार में जो भी आया हम बहुत सारी सरकारें बनती देख चुके हैं, जाती रहे सरकार। सवाल तो जवाब तो देना होगा के लिए सवाल यहाँ किए ही जाएंगे, हर दिन किए जाएंगे। आपकी सरकार होगी तो भी करेंगे, हमें इसकी समस्या नहीं है। डॉक्टर के पास जाइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, पेट में दर्द किसी के नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की जनता खुश है।
माफ कीजिए, वक्त जो है हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है। ये उत्साह वाजिब है, ये उत्साह वाजिब है। राकेश शर्मा साहब का एक सरकार बनती हुई दिख रही है आपको। अभी अनुराग ने भी एक दिखाया कि वे सरकार बनती दिखती है, तो उत्साह बढ़ता है। सभी मेहमानों का शुक्रिया। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया, लंबे वक्त से आप लगातार काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, अनुराग का भी शुक्रिया। कल क्या होगा और कैसे ये पूरी उठापटक चलेगी, इस पर नजर हमारी जरूर बनी रहेगी और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ना सुबह का इस समय ठिकाना है, ना रात का ठिकाना है। ज्यादातर जो घटित हो रहा है वो रात में ही हो रहा है, तो अवेयर रहिए, हम आप तक आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।